नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि टीचर लेवल ऑफ टीचिंग का तीसरा स्तर है ये, जो हायर एजुकेशन में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो हम 5 क्लास तक तो हम करते ही नहीं हैं। 6 क्लास में इसको इस लेवल पे कर सकते हैं और मैक्सिमम टीचर्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल से हम बच्चों को पढ़ा सकें। ये उच्च क्लासों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के अंदर समस्याएं पैदा की जाती हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए बच्चों को ही कहा जाता है। यह जो लेवल है वो समस्या केंद्रित है। बच्चों के सामने समस्याएं उत्पन्न करा दी जाती हैं। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बच्चे स्वयं प्रयासरत रहते हैं और समाधान तक पहुँच भी जाते हैं। जैसा आप जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न जहां बच्चों के लिए मेमोरी लेवल में होता है कि सिर्फ सटीक तथ्य याद कर लें, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप उसकी समझ भी, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल में आप क्यों, कैसे, कोई समस्या होती है तो उसमें ऐसे प्रश्न उठते हैं, आखिर क्यों। जब इस तरह के प्रश्न उठने लगे तो मान लीजिए कि वहाँ आपका थिंकिंग लेवल हाई है और समस्या को सुलझाने के लिए आप उस स्तर से सोचते हैं, तो इसी को हम रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। लेकिन इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको दोनों लेवल अचीव करने होते हैं, यानी कि आपको दोनों स्तर की शिक्षण स्तर की समझ आपको होनी चाहिए। मेमोरी लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्लास में पढ़ा सकते हैं, जहाँ बच्चे समस्याएं मतलब उत्पन्न हो जाती हैं, उनका समाधान स्वयं ढूंढते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण की व्यवस्था पहले स्मृति और बौद्ध स्तर पर पूर्ण हो जानी चाहिए। ऐसा न होने पर हम इस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। इस स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न करता है ताकि छात्र में तनाव उत्पन्न हो, और उस तनाव को पूरा करने के लिए या उस समस्या से प्रेरित होकर समस्याओं को सुलझाने में जुट जाए। अंत में एक समय ऐसा आता है जब वह समस्या सुलझ जाती है, और इस स्तर के शिक्षण द्वारा बच्चों में तर्क, कल्पना, चिंतन, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। इस मॉडल को हंटिन महोदय ने दिया था। तीनों लेवल के स्तर को तीनों अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। आपका मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया, और रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हंट ने दिया। तीनों स्तर बताए विज्ञ महोदय ने, और तीनों लेवल के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको एक्सप्लेनेशन किया। तो इन्होंने हंट महोदय ने इसके 4 पद बताए, जैसा कि आप पिछले दोनों स्तर पर पढ़ रहे थे कि आपका उद्देश्य, फोकस, संरचना, सिंटैक्स, सामाजिक प्रणाली सोशल सिस्टम, और मूल्यांकन प्रणाली इवैल्यूएशन सिस्टम। तो फोकस किस पे किया जाता है इसमें? इस स्तर के प्रतिमान का उद्देश्य छात्र की समस्या समाधान क्षमता का विकास करना होता है, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास करना होता है, तथा उसकी आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास करना होता है। सिंटैक्स, इस स्तर पर संरचना का स्वरूप समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। समस्या 2 प्रकार की हो सकती है, व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या। व्यक्तिगत समस्या के दो आधार हैं।
ये डीवी ने दिया था और कर्ट लेविन ने, दोनों ने अपने अपने स्तर से व्यक्तिगत समस्याओं को बताया कि क्या होता है। जिस तरह से डीवी कहते हैं समस्या जब बच्चे के सामने उत्पन्न होती है, तो डीवी ने बताया कि समस्या जब आती है तो जब उसके सामने कोई गोल होता है तो उसको पाने के लिए उसे एक बैरियर पार करना पड़ता है, मतलब एक बाधा को पार करना पड़ता है, और उसके अतिरिक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो सिर्फ वह उसी को पा सकता है, उसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मेरी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, तो मुझे सिर्फ पुलिस की भर्ती में ही अप्लाई करना है, क्योंकि मेरी एजुकेशन 12th है, तो इसके सिवाय मैं टीचर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो मेरे पास गोल है सिर्फ पुलिस की नौकरी प्राप्त करना। तो ऐसे को हम कहते हैं पथविहीन परिस्थिति, यानी कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसके सामने बाधाएं आ जाती हैं, जिसके कारण उसे तनाव उत्पन्न होता है, और वह उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करके ही समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो उसके लिए योग्यताएं हैं, जो उसके मानक हैं, उनको पूरा करना उसके लिए मजबूरी होती है, और उसके अतिरिक्त उस नौकरी को पाने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही रास्ता उसके पास बचता है, व्यक्ति होता है, सामने समस्या होती है, समस्याओं का समाधान करते हुए अपने गोल को अचीव करना होता है। दूसरी तरह की समस्याएं दो नोक वाली समस्याएं होती हैं, जिसको हम दो नोक वाली परिस्थिति कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के पास नौकरी पाने के लिए, मेरा एक सिंपल सा उदाहरण है कि नौकरी पाने के लिए इंसान के पास एजुकेशन ग्रेजुएशन है, वो बहुत सारे तैयारी कर सकता है, एसएससी कर सकता है, बैंकिंग कर सकता है, और रेलवे की कर सकते हैं, आईएएस पीसीएस वगैरह वगैरह, बहुत सारी जॉब के लिए उसके पास लक्ष्य होते हैं। लेकिन यदि उसको सिलेक्शन हो जाता है इत्तेफाक से किसी दो पोस्ट में, जैसे कि माना कि एक बैंक में सिलेक्शन हो गया, और एक बैंक में क्लर्क के लिए हो गया, और एक स्कूल में क्लर्क के लिए हो गया, तो उसके पास समस्या आती है कि वह कौन सी को चुने, तो तनाव पैदा हो जाता है उसके सामने। तो यहाँ चुनने वाली समस्या है कि वह कौन से जॉब को चुने। फिर वह उसमें जिसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट नज़र आता है, सैलरी बेशक सेम हो, जहाँ रेस्पेक्ट, आरामदायक, सारी चीज़ें उसके अनुकूल हो, वह उस नौकरी का सिलेक्शन कर लेता है। इसको अब कर्ट लेविन ने भी अपनी तीन प्रकार की परिस्थितियाँ बताई हैं। उसने बताया धनात्मक परिस्थिति, जिसको हम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक छात्र को कॉलेज में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है, वह बैंक की भी वह निश्चित नहीं कर पाता वह कौन सी नौकरी करे, इसलिए उसके पास दो ऑप्शन थे और दोनों ही उसके लिए अच्छे होते हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव बल्ले बल्ले उसके। तो दूसरा है इसमें उसका जो स्थिति है ऋणात्मक परिस्थिति, जिसको हम अवॉइडनेस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उदाहरण जैसे छात्र गृह कार्य भी करके नहीं लाता और पैसे ही बचना चाहता है, यानी दोनों तरफ से अवॉइड कर रहा है उसको, ऐसा नहीं हो सकता, समस्या उत्पन्न जाती है। तीसरा है इसमें धनात्मक ऋणात्मक, यानी कि अप्रोच अवॉइडनेस कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे एक छोटी लड़की आइसक्रीम तो खाना चाहती है, लेकिन उसे इस बात का भी डर है कि वह कहीं मोटी ना हो जाए। तो इस तरह से कर्ट लेविन ने तीन परिस्थितियाँ बताई समस्या से जुड़ी हुई, कि अप्रोचेज कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइड कॉन्फ्लिक्टेड, और अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्टेड। इस तरह की तीन तरह की समस्या कर्ट लेविन ने बताई हैं। इस प्रकार इस स्तर के प्रतिमान की संरचना चार बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। समस्या की परिस्थिति को उत्पन्न करना, परिकल्पना करना, और परिकल्पना, परीक्षण तथा निष्कर्ष। इस तरह से इस लेवल पे, थिंकिंग लेवल पे समस्याएं उत्पन्न करना, उसकी परिकल्पना करना कि कैसे उसका समाधान हो सकता है, और उसका परीक्षण करना किस हद तक उसको अचीव किया जा सकता है, और निष्कर्ष तक पहुंचना। ये चार बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में। तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा स्टेप है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। कक्षा का वातावरण खुला तथा स्वतंत्र होता है इसमें।
इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहता है। आप जानते हैं कि इस लेवल में टीचर स्टूडेंट्स के बीच में अच्छे से इंटरेक्शन होता है, इसमें वाद विवाद प्रतियोगिताएं वगैरह होती हैं। शिक्षक का कार्य छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा करना होता है यानी उठाना होता है। छात्र समस्या के प्रति जितना संवेदनशील होता है उसके मौलिक चिंतन का विकास उतना ही अधिक होता है। यानी समस्या के प्रति जितना बच्चा एक्साइट होगा समझने के लिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी समझने के लिए, वह उतना ही अधिक आकांक्षा स्तर उसका ऊंचा होगा। इस स्तर पर छात्रों की स्वयं प्रेरणा व सामाजिक प्रेरणा दोनों का ही महत्व होता है। बच्चा अंदर से भी जिसको इंस्पायर कहते हैं, वो बाहर से टीचर से भी मोटिवेट होता है, समाज से भी मोटिवेट होता है, अंदर से भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कुछ जानने की, समझने की। तो शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट तरीका इसमें वाद विवाद होता है कक्षा के अंदर। सेमिनार आदि विधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं। चौथा स्टेप है हमारा इसका मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन कैसे करें? यद्यपि इस स्तर के शिक्षण मुझे लगा कि वीडियो नहीं बन रही है। मूल्यांकन प्रणाली। यद्यपि इस स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन करना कठिन होता है, फिर भी मूल्यांकन की दृष्टि से निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली अधिक सफल होती है, क्योंकि यहाँ बच्चे की समझ को और उसके अपने किसी समस्या को अपने लेवल से किस तरीके से हल कर सकता है, कम समय में, ज़्यादा समय में, ये उसकी अपनी एक परिकल्पना होती है कि हम उसको, क्योंकि ऐसा होता है समस्या के समाधान कई तरीके से हो सकते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिटवीन पर्सनैलिटी, तो व्यक्ति की जो विभिन्नताएं हैं, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, उनका पालन पोषण विभिन्न तरह की परिस्थिति में होता है, तो उनका सोचने समझने का तरीका सबका अलग होता है। समस्याएं के समाधान भी अलग अलग से खोजे जा सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है इसका? इस स्तर पर किसी निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण नहीं किया जाता। मतलब ऐसे नहीं है किसी की नकल कर लिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उसका समाधान अपने स्तर से, अपने विवेक से किया जाता है। यह मॉडल उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु तक सीमित नहीं रहता, उससे कहीं ज़्यादा कुछ उससे जुड़ी हुई बातें और हो जाती हैं। केवल वाद विवाद विधि को ही प्रभावी माना जाता है। शिक्षण समस्या केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षण इसमें क्लास में हमेशा कोई ना कोई समस्या बच्चे के सामने छोड़ दी जाती है, जिसका समाधान वो ढूंढते रहते हैं, चिंतन करते हैं, जिसको चिंतन लेवल होता है वैसे। और विद्यार्थी अपने शिक्षक की खुलकर आलोचना कर सकता है। ऐसा नहीं है टीचर से घबराने की, डरने की आवश्यकता होती है। रेस्पेक्ट जरूर करता है, लेकिन उसकी बातों का वो काट कर सकता है, अपने व्यू दे सकता है। जरूर नहीं है जो टीचर से बोल रहे हो उसके दृष्टिकोण से वैसा ही हो, और वो अपने एंगल से किसी बात को भी समझा सकता है। तो इसी में डिबेट होती है, आलोचना कर सकता है अपने टीचर्स की। हंट महोदय ने इसमें कुछ सुझाव दिए, वो क्या है? इस स्तर के शिक्षण से पूर्व स्मृति और बौद्ध स्तर का ज्ञान आवश्यक है। छात्रों का आकांक्षा स्तर उच्च बनाए रखना चाहिए। इस स्तर के विभिन्न सोपानों का ठीक से अनुसरण करना चाहिए। शिक्षण का खुला व स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। खुली डिबेट हो सकती है, कोई तानाशाही क्लास में अंदर नहीं होती, बड़ा डेमोक्रेटिक क्लास होनी चाहिए, ताकि बच्चे को भी बोलने का पूरा राइट हो और अपनी समस्या को बताने का और अपने व्यूज उस समस्या से जुड़े हुए देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। छात्रों में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणों का विकास करना चाहिए। शिक्षक को ऐसी समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए ताकि छात्रों में मौलिक चिंतन उत्पन्न हो सके। ये हंट महोदय के सुझाव थे। ये था हमारा चिंतन लेवल
या रिफ्लेक्टिव लेवल है थिंकिंग लेवल, जहाँ बच्चा सोचना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार हमारे लेवल ऑफ टीचिंग के तीनों स्तर पे मैंने तीनों लेक्चर बना दिए हैं। तो किसी भी तरह की अगर आपको इससे जुड़ी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसको